हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और उसका नाम है वेक्टर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की कोशिश की थी, जिसमें था कि वेक्टर्स की टाइप कितनी होती है। और वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमने सीखा था कि यूनिट वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर का वो कैसे निकाला जाता है। एक वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है या डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, ये सभी चीजें हमने वेक्टर्स की पहली वीडियो के अंदर कवर करने की ट्राई की थी। तो आज हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ ये वीडियो लेके आए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज करा देता हूँ। एक क्वेश्चन के साथ हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और फिर हम अगला टॉपिक जो है वेक्टर्स के अंदर वो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन से मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज कीजिए हमारे पास एक वेक्टर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वेक्टर की नोटेशन बताई थी, ऊपर एरो से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक वेक्टर है और वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। सभी जानते होंगे आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से एक वेक्टर दिया हुआ है, मेरा सवाल आप सभी से ये है कि बच्चों सबसे पहले तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। और मैं आपसे पूछता हूं इस वेक्टर का मॉडुलस निकाल के दिखाओ, या यूं कहें कि मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपका पिछला लेक्चर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, देखिए इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से वेक्टर दिया है, तो यूनिट वेक्टर निकालने से भी पहले आपको मॉडुलस निकालना आना चाहिए। किसी भी वेक्टर के मॉडुलस या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरीके से, या फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट। किसका अंडर रूट लेंगे? आई कैप के सामने जो लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार जे कैप के सामने जो लिखा है उसका स्क्वायर कर देंगे, और उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। सो दैट इज अंडर रूट 16 प्लस 5, दैट इज अंडर रूट 21। तो बच्चों ये आ गया मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। और कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू, जो भी आपको वेक्टर दिया है उसको डिवाइड कर दो उस वेक्टर के मॉडुलस या मैग्नीट्यूड के साथ। तो यानी कि अगर वेक्टर आपको दिया था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इस वेक्टर के मॉडुलस के साथ यानी अंडर रूट 21 के साथ, तो फाइनली आपका जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2/√21 i कैप प्लस 1/√21 जे कैप प्लस 4/√21 के कैप। और इसी को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इसी के साथ हमने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा था कि एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे किया जाता है। याद है? नहीं याद तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। और अगर हमारे पास एक वेक्टर इस तरीके से दिया गया है, वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ऐसे में इस वेक्टर को तोड़ सकते हैं हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। कौन सा? एक होगा यहां पर जिसको बोलेंगे ए एक्स, और एक होगा यहां पर जिसको बोलेंगे ए वाई। और यहां पर ए एक्स जो होता है वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू ए कोस ऑफ थीटा, और ये वाला कितना होगा? ए साइन थीटा। याद रखेंगे, यानी एक वेक्टर अगर इस तरीके से दिया हो, ये ए वेक्टर है, तो इस ए वेक्टर यहाँ पर अगर थीटा है तो ये वाला बन जाएगा ए कोस थीटा, और ये वाला बन जाएगा ए साइन थीटा। और इन्हीं को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। क्लियर है? जिसके साथ थीटा लगा होता है, थीटा इसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोस थीटा आएगा, ये वाला साइन थीटा आएगा। क्यों आया था ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों रिवाइज की थी। इसी के साथ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के तीन लॉज हमने पढ़े थे। दैट वाज कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा था एसोसिएटिव लॉ, और तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
उसी तरीके से लॉज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी होते हैं बच्चों। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों जैसे एडिशन में 3 लॉज थे, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में है। धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ जो है जिसे हम बोलते हैं दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था वैसे इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। क्या मतलब है कॉम्यूटेटिव लॉ का? कि बच्चों अगर मैं कर दूं ए वेक्टर में से माइनस कर दूं बी वेक्टर, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा अगर मैं बी वेक्टर में से माइनस कर दूं ए वेक्टर। ये बात याद रखेंगे। यानी कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, लेकिन एडिशन में करता था। ठीक है, एडिशन में करता था, ये बात याद रखेंगे। एडिशन में क्या था? ए वेक्टर, उसमें अगर जोड़ दिया बी वेक्टर तो वो बराबर होता था किसके? वो बराबर होता था अगर मैं बी वेक्टर में जोड़ दूं ए वेक्टर। ये तो ठीक है, लेकिन ये ओबे नहीं करता है। दूसरा है जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? वो ये होता है बच्चों, अगर मैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस कर दूं और जो भी आया, जो भी रिजल्ट आया, उसमें से अगर मैं सी वेक्टर माइनस कर दूं और अगर मैं उल्टा लिखूं, वो इक्वल कभी भी नहीं होगा अगर मैं बी वेक्टर में से माइनस कर दूं सी वेक्टर और जो भी आया उसको माइनस कर दूं ए वेक्टर से। याद रखना ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, लेकिन एडिशन में करता था। एडिशन में क्या होता था? एडिशन में होता था ए वेक्टर के अंदर जोड़ दिया बी वेक्टर, जो भी आया उसमें जोड़ दिया सी वेक्टर, वो बराबर होता था किसके? अगर ए वेक्टर जोड़ दिया किसके साथ? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। ये ठीक था, एडिशन में ये चीज ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करती है। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो लॉ होता था बच्चों, थर्ड लॉ, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चों? देखिए, इन वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हमारे पास कोई भी एक नंबर हो सकता है, रियल नंबर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं के ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर। ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करती है, और एडिशन में भी ओबे करती थी। एडिशन में क्या होता था? सिंपली के इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर प्लस के इंटू बी वेक्टर। ठीक है जी, ये होता था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जैसे वेक्टर एडिशन होता है, ये था वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। आगे हम सवाल करेंगे तो इन चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर है ये सब बात? चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? ध्यान से समझिएगा। पहले मैं डेफिनेशन को लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन ऑफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा which are given with x, y and z axis respectively
एज शोन इन द फिगर। फिगर अभी मैं बना देता हूं। क्या है देखिए फिगर। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं जिसके अंदर 3 एक्सिस होती हैं। कौन कौन सी एक्सिस होती हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक और बना लेते हैं दैट इज जेड एक्सिस। ठीक। हमारे पास बच्चों एक वेक्टर है, इस प्रकार एक वेक्टर है। ठीक। इस वेक्टर का नाम है बच्चों ए वेक्टर। ठीक। ये हमारे पास ए वेक्टर है। अब कहते हैं कि ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है? एक्स एक्सिस से सपोज कीजिए ये एंगल बनाता है एंगल अल्फा। एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है ये वेक्टर एंगल अल्फा। वाई एक्सिस से ये एंगल बनाता है सपोज कीजिए बीटा। और ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ये वाला एंगल, और इस एंगल का नाम है गामा। ठीक है। और आप सभी को पता है ये जो ए वेक्टर है इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम बना सकते हैं। कौन कौन से? यहां पर होगा जिसको नाम देंगे ए एक्स, ये वाला होगा ए वाई, और ये वाला होगा ए जेड। ठीक है। इस तरीके से हमने इसको रिजोल्व किया। ऐसे में डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं कहूं कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? कोस अल्फा, देखो कोस अल्फा, कोस अल्फा कैसे पता करेंगे? आप जरा इस ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर मुझे कोस अल्फा निकालना हो तो कोस अल्फा कैसे निकालेंगे? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ठीक है। तो यहां पर कोस अल्फा किसके बराबर होगा बच्चों? कोस अल्फा यहां पर ध्यान से देखेंगे तो बराबर होगा ए एक्स। बिकॉज जो आपका बेस होगा, बेस क्या है यहां पर? बेस है ए एक्स और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस यहाँ पर ए है। ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं इसलिए मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया है, ये मैग्नीट्यूड है। तो कोस अल्फा हमारा ए एक्स बाई ए के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो इस ट्रायंगल में मुझे बताओ जल्दी से कोस बीटा किसके बराबर होगा? कोस बीटा बराबर होगा ए वाई बाई ए के। और सिमिलरली बच्चों कोस गामा किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू ए जेड बाई ए। जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। अब अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इन सभी को, ये मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग, या आप ऐसे लिख लीजिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दीज थ्री इक्वेशंस, तो क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली कोस, अच्छा ऐड भी करना है, पहले मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं फिर बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है। सिमिलरली कोस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा? दैट इज ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और कोस गामा, कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा? दैट इज ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब इन सभी को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एंड दैट इज बच्चों इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। क्लियर है इतनी बात? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये हमारा वेक्टर है ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई और ए जेड। यानी कि बच्चों अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हो, ए वेक्टर इस तरीके से दिया हो, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम कैसे लिखते थे? अगर आपको याद हो कैसे लिखते थे हम? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना? और अगर इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकालते थे?
अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे ही निकालते थे। तो क्या मैं बच्चों ये लिख सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर के बराबर ही तो है, क्योंकि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यस और नो। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये ए स्क्वायर के बराबर है, और ए स्क्वायर के बराबर है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और फाइनली अपने पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। और इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है ये बात। जब भी आपके सामने ये लिखा आए डायरेक्शन कोसाइंस तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ये चीज। ठीक है जी। अच्छा, एक आइडेंटिटी भी आपने जरूर पढ़ी होगी, क्या होती है, अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता था। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं कि कोस स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चों क्या मैं कोस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल। सिमिलरली कोस स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड सिमिलरली कोस स्क्वायर गामा को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। सारे 1 को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3, माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। ये सारा इस तरफ चला जाएगा और 1 को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसका मतलब फाइनली वी विल हैव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। और इसको भी बच्चों हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो आप ये भी याद कर सकते हो और ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है बच्चों ये बात। उम्मीद करता हूं सबको ये सवाल समझ में आया होगा, सबको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जब हम सवाल करेंगे कि इस टॉपिक से सवाल किस तरीके से आते हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक सवाल पहले ही करा दूं। क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्शन कोसाइन से क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन है इफ टू डायरेक्शनल कोसाइंस आर 1/√2। चलिए बच्चों, तो सवाल है इफ टू डायरेक्शनल कोसाइंस आर 1/√2 एंड 1/√3 देन वैल्यू ऑफ थर्ड डायरेक्शनल कोसाइन इज। ये सवाल है, कैसे करोगे इस सवाल को। तो आपको सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पता है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। सवाल में आपको दो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, यानी कि सवाल में आपको दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है कि कोस अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है 1/√2 और कोस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 1/√3। तो इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6, ऊपर 5 आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एंड फाइनली बच्चों कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, दैट इज इक्वल टू 1/6। एंड फाइनली वी विल हैव कोस गामा इज इक्वल टू 1/√6।
सो दैट इज योर थर्ड डायरेक्शन कोसाइन। इस तरीके से सवाल देखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सीबीएसई में जरूर पूछा जाता है, डेरिवेशन इसकी कई बार पूछी जाती है। दैट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ एनी टू वेक्टर्स arranged on adjacent sides of the triangle in the same order the closing side of the triangle in the reverse order represents the resultant of vectors, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इसकी डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कहता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर हमारे पास दिस इज अ वेक्टर, ठीक है, दिस इज अ वेक्टर, सपोज कीजिए इसका नाम है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है इसी ऑर्डर में, कंटिन्यूएशन में, ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, इसका नाम है बी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो कहता है इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल एज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। बट एरो को ध्यान दीजिएगा, ये इसकी एरो इस तरीके से थी, यहां पर अगले वेक्टर की एरो कुछ इस तरीके से थी, लेकिन जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, सपोज कीजिए रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, लेकिन उसकी एरो इन दो वेक्टर के अपोजिट होगी, ये बात याद रखेंगे। और इसी को ही हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। फिर से बताता हूं आसान भाषा में, ट्रायंगुलर लॉ का मतलब क्या है। अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस ट्रायंगल की एक तीसरी साइड होगी जो कि ये है, और इसकी एरो इन दोनों वेक्टर के अपोजिट होगी, और इस वेक्टर का नाम है आर वेक्टर, और इसी को ही हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। अब ये कितना होगा रिजल्टेंट, अगर हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं, दो वेक्टर हमारे पास ऐसे ट्रायंगल की साइड में दिए हुए हैं और हमें दोनों का एडिशन करना है, तो ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर कितना होगा उसकी अब हम डेरिवेशन समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो फिर से हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन पर आते हैं। क्या थी डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है कि ये रहा हमारा पहला वेक्टर, इसका क्या नाम है? ए वेक्टर। ये है हमारा दूसरा वेक्टर, दिस इज माय सेकंड वेक्टर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर बी वेक्टर।
और ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है आर वेक्टर। क्लियर है जी। अब मैं कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें कर रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ करता हूं और इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ा देता हूं। तो बच्चों ये एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैं कहता हूं कि बी वेक्टर जो है यहां से थीटा एंगल बनाता है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर मैं कहता हूं एंगल बनाता है, सपोज एंगल बीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल से या फिर ए वेक्टर से। ठीक है, नाम रख लेते हैं। नाम बोलो क्या रखोगे? पी क्यू आर, चलो आर तो यहाँ पे है ही, तो इसका हम नाम कुछ और रख देते हैं, पी क्यू एस रख देते हैं इसको। ठीक है, एस। और या चलो एस नहीं, इसको हम मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एम, और ये हो जाएगा एन। क्लियर है जी। अब आर वेक्टर निकालना है। हमारा एम क्या है? हमारा एम है आर वेक्टर निकालना है। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे समझते हैं। अब जरा मुझे इस ट्रायंगल को देखो। कौन से ट्रायंगल को देखे सर? आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एम एन क्यू, इस ट्रायंगल को देखो। बच्चों इस ट्रायंगल में मुझे आप बता सकते हो कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सर कोस थीटा तो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बिल्कुल ठीक बात है। एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, तो बेस क्या होगा सर? बेस होगा क्यू एन। और हाइपोटेनियस कितना होगा? हाइपोटेनियस होगा क्यू एम। मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं तो वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो बच्चों क्यू एन कितना है? क्यू एन, क्यू एन, तो यहां से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों की जो क्यू एन है वो हमारा हो जाएगा, ये यहां पर गुना में चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू एम इन टू कोस थीटा। बिल्कुल ठीक बात। तो यहां से पता चला कि क्यू एन कितना है सर? क्यू एन है क्यू एम कोस थीटा। क्यू एम कितना है सर? क्यू एम तो बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं तो खाली बी लिख सकते हैं इनटू में कोस ऑफ थीटा। यहां से पहली बात पता चली। क्या पता चली? कि क्यू एन कितना आया? क्यू एन आपका आया सर बी कोस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली बच्चों इस ट्रायंगल में अगर आप मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हो गया एम एन, और हाइपोटेनियस कितना हो गया? अगेन क्यू एम। तो बच्चों मुझे यहां से आप निकाल सकते हो एम एन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू एम साइन ऑफ थीटा। और आप सभी को पता है कि क्यू एम है बी, तो मैं इसे लिख सकता हूं बी साइन ऑफ थीटा। यानी कि बच्चों एम एन की वैल्यू कितनी आ गई? बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल पी एम एन, ये बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे में जो कि हमें हमारा एम भी था, मुझे आर निकालना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे मैंने वेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन यहां कैलकुलेशन में मैं मैग्नीट्यूड से डील कर रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू से डील कर रहा हूं, इसलिए मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं। इसका मतलब समझे कि ये मैग्नीट्यूड है, पहले भी बता चुका हूं। तो बच्चों आर निकालना है। तो अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बोल सकते हो कि सर आर स्क्वायर जो है ये बराबर होगा, या आर स्क्वायर डायरेक्टली ना लिखो, आप ऐसा लिख लो कि सर पी एम का स्क्वायर जो है ये बराबर होगा एम एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक बात है, पाइथागोरस थ्योरम यही होगी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि पी एम क्या है? सर पी एम तो आर है, यानी आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम एन। एम एन क्या है? अभी निकाला। एम एन तो सर बी साइन ऑफ थीटा है, तो बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, पी एन क्या है? पी एन, पी एन तो सर बराबर है पी क्यू प्लस क्यू एन के स्क्वायर के। ठीक है जी। और आप यहां से देख सकते हो कि पी क्यू क्या है? पी क्यू तो ए वेक्टर है, और क्यू एन क्या है? बी कोस थीटा। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, तो क्या आएगा? आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी क्यू, पी क्यू तो है ए, और क्यू एन कितना है? अभी बताया, बी कोस थीटा और इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है जी, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, मैं इन दोनों को सो इसको और इसको हम इकट्ठे लिख लेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं प्लस ये तो पता है आपको, ये तो 1 के बराबर होता है, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। और फाइनली आपके पास आंसर आया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। दैट इज आवर फाइनल रिजल्ट, दैट इज द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्या हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये पढ़ा कि अगर अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा जो कि इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी। और एरो की तरफ ध्यान दे देना, एरो कैसे है, और ये जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ये रिजल्टेंट बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों ये बात सभी को? जब भी वेक्टर में लिखेंगे तो लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो, आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। क्लियर है बच्चों ये बात? अच्छा, अब आर भी एक वेक्टर ही है, आर एक वेक्टर ही है और ये हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं पूछूं कि आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है तो कैसे बताओगे? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो टेंजेंट थीटा निकाल लीजिए। यानी कि अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल पी एम एन की, इस ट्रायंगल में अगर मैं टेंजेंट बीटा निकाल लूं जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आप यहां से आर वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो एक बार डायरेक्शन और लिख लेते हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर हम निकालें तो क्या निकालेंगे, टेंजेंट बीटा निकालेंगे। और टेंजेंट बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चों बताओ जल्दी से, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर तो सर एम एन है जो कि कितना है बी साइन थीटा, तो आप लिखोगे यहां पर बी साइन थीटा। अच्छा जी, बेस क्या है, बेस सर पी एन है, पूरा पूरा पी एन है, और जो कि किसके बराबर है ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहां पर आप नीचे क्या लिखोगे, ए कितना हो जाएगा बच्चों, बेस बेस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो फाइनली आपके पास आ गया टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, एंड यू कैन राइट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस डेरिवेशन को एक बार आप ध्यान से देखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ जाएगा। क्लियर है जी ये बात? आगे बढ़े, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी जो अगला टॉपिक कराऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद फिर हम इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल इसके जैसा ही है। अगर आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया है तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में जरूर आएगा। अगला टॉपिक है बच्चों बिल्कुल इसी की तरह, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ ध्यान से समझिएगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। एनी any two vectors any two vectors having both magnitude and direction arranged on adjacent sides of the parallelogram then their resultant vector having both magnitude and direction represents along the diagonal of the parallelogram from the same point is called parallelogram law of vectors। ठीक है, so that is the definition of the parallelogram law of vectors। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कहता क्या है parallelogram law of vector addition। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं कि ये लिखा क्या है, कहता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अ वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज ए वेक्टर, इस तरीके से अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है इस तरीके से जिसका नाम है बी वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस इमेजिनरी पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो कौन सा होगा? वो ये होगा। सो दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर। कहता है कि अगर आपके पास ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, जो कि इस प्रकार दिखाए गए हैं, ऐसे में इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस इमेजिनरी पैरेललोग्राम की डायगोनल होगा, इस इमेजिनरी पैरेललोग्राम का डायगोनल रहेगा। ठीक है, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसकी भी, अब कितना होगा ये रिजल्टेंट वो पता करते हैं, उसके लिए इसकी भी डेरिवेशन है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ट्रायंगुलर लॉ करा है वैसे ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो भाई ये बनाया मैंने ए वेक्टर, ये बनाया मैंने यहां पर बी वेक्टर, और यहां पर मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया।
सो दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर जिसका नाम है आर वेक्टर। अब मुझे एक बात बताइए सभी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? बिल्कुल होती है। मैं नाम भी रख देता हूं एक बार, इसको नाम रख लेते हैं पी क्यू एस एम एन, ये मैंने नाम रख दिया। ठीक। अच्छा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब अगर पी एस बी वेक्टर है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी बी वेक्टर होगा। बिल्कुल ठीक बात। मैं कहता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, एंगल बीटा, और ये वाला जो एंगल है इसको नाम दे देते हैं एंगल थीटा। तो बच्चों ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब आप इजिली, जैसे हमने ट्रायंगुलर लॉ किया था वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे मतलब किससे है? मुझे मतलब है आर वेक्टर से, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल क्यू एम एन ट्रायंगल में बच्चों, कोस थीटा अगेन बिल्कुल उसी तरीके से, कोस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा बराबर होगा क्यू एन बाई क्यू एम के। यहां से बच्चों आप निकाल सकते हो क्यू एन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू क्यू एम कोस ऑफ थीटा। और यहां से बच्चों क्यू एन आपका कितना आ जाएगा? दैट इज बी कोस ऑफ थीटा। इजी है बिल्कुल वैसे ही, यानी क्यू एन की वैल्यू कितनी आ गई? बी कोस ऑफ थीटा आ गई। सिमिलरली अगर आप इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा आपका किसके बराबर होगा? एम एन डिवाइड बाई क्यू एम के बराबर होगा। तो यहां से आप एम एन निकाल सकते हो, दैट इज क्यू एम साइन ऑफ थीटा। एंड फाइनली बच्चों एम एन आपका आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। ठीक। तो यहां से ये कितना आ गया? बी साइन ऑफ थीटा। बस, आगे बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? पी एम एन ट्रायंगल में आप अगर पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो यहां से आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एम एन का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू एन का स्क्वायर। बस आगे बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करते जाना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर, एम एन कितना है? दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये है ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर। और आप सभी को पता है जैसे हम पिछली डेरिवेशन को सॉल्व करते आए हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक बार आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा प्लस 2ab cos of theta. So r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos of theta, and finally we will have r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. ये आ गया बच्चों रिजल्टेंट। डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। आप क्या निकालोगे? टेंजेंट बीटा निकालोगे। टेंजेंट बीटा देखिए क्या है? टेंजेंट बीटा क्या है? एम एन बाई पी एन, एम एन बाई पी एन। और ये कितना है? एम एन बताया था बी साइन थीटा, और पी एन क्या है? सर पी एन आपका बराबर है पी क्यू प्लस क्यू एन, सो दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से बीटा आपका आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। सो दैट इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन। क्लियर है? तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। आपके जो थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं, जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें डेरिवेशंस पूछी जाती हैं, और क्वेश्चंस भी हम न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करेंगे बेस्ड अपॉन दीज लॉज, हम वो भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम जो भी हमने पढ़ा अभी तक, दैट इज ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा। अब इससे बेसिस कुछ सवाल हम ट्राई करते हैं। तो पहला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। पहले सवाल में आपको दिया है, इफ
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर ऐसा है देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखिए इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे। अब सवाल में दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और अभी हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा। वेक्टर एडिशन में हमको पता चला कि अगर दो वेक्टर का सम करते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था क्या होता था? रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता था? दैट वाज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, इतना ही होता था। बच्चों एक बात याद रखना, जब जब बीच में प्लस का साइन है तो ऐसे में इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, याद रखना। ठीक, अगर माइनस है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। इस बात का ध्यान रखना, दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट चला गया बच्चों। क्लियर है? सिमिलरली ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? बचेगा 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 4ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। और बच्चों फाइनली वी विल हैव cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0। और cos थीटा की वैल्यू 0 कहां पर होती है? सर 90 डिग्री पे होती है। यानी बच्चों ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों सवाल? तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़े, कुछ और अच्छे सवाल करते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि नीट एग्जाम में भी और जेई एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। जरा सवाल ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है ए सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस आर है, ए पॉइंट पी rolling from bottom to top as shown in the figure, find displacement and direction। ये सवाल है, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। सवाल समझना, एक बार फिगर समझा देता हूं। हमारे पास एक एक व्हील है, ठीक है। पहले तो ये बना देता हूं, दिस इज ए फ्लोर, एक फर्श है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और ये आपके पास एक सर्कुलर व्हील है, ठीक है, दिस इज ए सर्कुलर व्हील। अब एक बात ध्यान समझना, मैं कहता हूं कि ये पॉइंट P है, दिस इज ए पॉइंट P, ये एक पॉइंट P है जो कि इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट है। अब ये व्हील घूमता है, घूमता है तो ये व्हील आगे की तरफ जाएगा, घूमता है तो ये व्हील आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा तो ये P घूमेगा, P भी तो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। और जब ये व्हील आगे की तरफ ऐसे जाएगा घूमता हुआ, सपोज करते हैं वो थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, और ये जो P है ना, ये पॉइंट P पहले यहां पे था, अब ये पॉइंट P यहां पर आ गया, ठीक है। क्योंकि जब ये व्हील घूमेगा तो पॉइंट P भी इस तरफ जाएगा ना, इस तरीके से घूमेगा, और पॉइंट P घूम के यहां पर आ गया। तो सवाल में दो चीजें पूछी हैं, डिस्प्लेसमेंट बताओ और डायरेक्शन बताओ। इतना तो आप सभी को पता होगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो बच्चों पहले P यहां था, अब P यहां हो गया, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? सर शॉर्टेस्ट पाथ तो सीधा सीधा यही है, शॉर्टेस्ट पाथ जो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल ठीक बात। अब मुझे एक बात बताइए, ये व्हील रोल किया और पिन पॉइंट P यहां से यहां तक पहुंच गया, तो बच्चों ये जो दूरी से, अच्छा
ये भी बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है, ये सेंटर है, ये आर है, तो बच्चों ये भी आर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट पी यहां था, यहां पर पहुंच गया, यानी इसने आधा सर्कल की सरकमफेरेंस कवर की। तो बच्चों ये जो दूरी होगी, कौन सी दूरी मैं बात कर रहा हूं, इस दूरी की, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी बच्चों, ये दूरी कितनी है? ये दूरी क्या बच्चों, पाई आर होगी। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आधा, इसने आधा सरकमफेरेंस जो है वो दूरी तय करी है, तो ये पाई आर होगी। तो आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस इज एन एंगल थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर आप ध्यान से देखोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? ऐसे में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी अंडर रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात, इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। यहां से r आप कॉमन ले लोगे, तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास r बाहर कॉमन आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे पूछा डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 2r है। बेस कितना है? बेस पाई आर है। आर से आर कट गया, तो यहां से थीटा कितना आ गया? टेंजेंट इनवर्स 2/पाई। ये हो गया डायरेक्शन। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको सवाल जो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस 141.4 न्यूटन are in perpendicular to each other, perpendicular to each other when they are inclined at an angle 120 degree, the resultant force will be। ये सवाल है, सवाल को जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस की वैल्यू आपको दी हुई है। द रिजल्टेंट ऑफ द, सवाल में दिया है द रिजल्टेंट ऑफ द टू इक्वल फोर्सेस इज 141.4 न्यूटन, और वो जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, और दोनों के बीच में एंगल 120 का है। तो आपसे पूछा है द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। सवाल ध्यान से समझिए। कहता है कि टू इक्वल फोर्सेस है और उनका जो रिजल्टेंट है वो 141.4 न्यूटन है। कहता है अगर इनके बीच का एंगल 120 हो जाए तब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये बताओ। अब पहली बात तो दो फोर्सेस दी हुई हैं, दो फोर्सेस दी हुई हैं, दोनों बराबर हैं, यानी F1 F2 बराबर है, किसके बराबर है? सपोज कीजिए F के बराबर है। दो इक्वल फोर्सेस मैंने मान ली, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो थीटा दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। और रिजल्टेंट फोर्स आपको दिया हुआ है कितना? 141.4 न्यूटन। सवाल समझ में आया? दो इक्वल फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तब रिजल्टेंट फोर्स इतनी है। बाद में ये कहता है कि अगर यही इक्वल फोर्सेस कुछ इस तरीके से हो कि इनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो जाए, तब एफ आर यानी रिजल्टेंट फोर्स बताओ कितनी होगी। तब इसको सॉल्व करना है। तो आप सभी को पता है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ये हमने वही वाला रिजल्टेंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब आपको पता है कि एफ आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि F1 F2 के बराबर है, तो F प्लस 2F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा यहां से। और एफ आर बराबर अंडर रूट ऑफ
2f² प्लस 2f² कॉस ऑफ थीटा। और बच्चों यहां से थीटा भी आपको सवाल में दिया ही हुआ है, 2f² प्लस 2f² कोस ऑफ 90। और कोस 90 कितना होता है? कोस 90 जीरो होता है। कोस 90 जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी एफ आर किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2f², दैट इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2 इंटू एफ। क्लियर है जी? अब सवाल में आपको एफ आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एफ आर आपको कितना दिया हुआ है? 141.4 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू में एफ। तो बच्चों यहां से आप एफ निकाल लोगे, एफ इज इक्वल टू 141.4 डिवाइड बाय रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से एफ कितना आ गया? 100 न्यूटन। फोर्स तो आ गया 100 न्यूटन। क्लियर है बच्चों ये बात? अब सवाल में क्या पूछा था कि अगर थीटा 120 हो जाए तब बताओ एफ आर कितना होगा। तो अब तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों एफ आर होगा अंडर रूट ऑफ एफ² प्लस 2f² कोस ऑफ 120 डिग्री, कोस ऑफ 120 डिग्री। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट? f² प्लस f² प्लस 2f²। कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। सोल्व भी कर सकते हो, उम्मीद करता हूं 10th में आपने की होगी। दैट इज इक्वल टू -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f² प्लस f² माइनस f², ये कट जाएगा और फाइनली आपके पास बचेगा f। तो एफ आर जो है वो f के बराबर है, और f हमारा भी कितना आया था? 100 न्यूटन। सो बच्चों दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल था ये भी, एक बार देख लीजिए। अच्छा, एक टॉपिक और रहता था, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको बताना थोड़ा सा जरूरी था, एक बार वो भी लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम भी बोलते हैं या लैमीज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है? ये क्या है एक बार ध्यान से सुनिए। इफ एनी थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स acting at a point keeping equilibrium, then the resultant vector is directly proportional to sine angle between other side of the vectors। ठीक है जी, क्या है जरा ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है जो एक ही प्लेन के अंदर है और इस तरीके से है कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने तीन वेक्टर यहां पे बनाए। मैं कहता हूं कि एक वेक्टर है जिसका नाम है p वेक्टर, एक वेक्टर है जिसका नाम है q वेक्टर, और एक वेक्टर है जिसका नाम है r वेक्टर। तीन वेक्टर है, नाम रख देते हैं। अच्छा, इनके एंगल भी लिख देते हैं। मान लीजिए इसके बीच में एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, और ये वाला एंगल है गामा। ठीक है, तो ऐसे में ना लेमिस थ्योरम क्या कहती है? लेमिस थ्योरम ये कहती है कि ये जो p वेक्टर है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इस p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ एंगल अल्फा, यानी कि साइन अल्फा के। तो अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा k साइन ऑफ अल्फा, और बच्चों यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p बाय साइन ऑफ अल्फा। क्लियर? उसी तरीके से कहता है कि जो q वेक्टर है, q जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके साइन एंगल के,
यानी कि साइन ऑफ बीटा के। सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो के साइन बीटा आ जाएगा, कोई कांस्टेंट। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, दैट इज क्यू बाय साइन ऑफ बीटा। और सिमिलरली ये जो आपका आर है, आर वेक्टर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ गामा, दैट इज इक्वल टू के साइन ऑफ गामा। और बच्चों यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आर बाय साइन ऑफ गामा। तो बेसिकली ये जो के है बच्चों, देखो यहां पर भी के आया, यहां पर भी के आया, और यहां पर भी के आया। तो ऐसे में ये के किसके बराबर है, ये के बराबर है पी बाय साइन ऑफ अल्फा, बराबर है क्यू बाय साइन ऑफ बीटा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, आर बाय साइन ऑफ गामा। और बच्चों ये किसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। और इसी को ही हम बोलते हैं लेमीज थ्योरम या फिर लेमीज लॉ। सिंपल सी बात है, जब भी आए लेमीज थ्योरम या लेमीज लॉ तो क्या मतलब है, अगर तीन वेक्टर है, तीनों इस फॉर्म में कोप्लेनर दिए हुए हैं, तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसे में हर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके अपोजिट जो साइन बन रहा है उसके बराबर होता है। और इन शॉर्ट आप ये लाइन भी याद कर सकते हैं, इसी को लेमीज थ्योरम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। हमने ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा, हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, हमने वेक्टर सबट्रैक्शन के लॉज पढ़े, और इसी के साथ हमने जो है डायरेक्शन कोसाइन और लेमिस थ्योरम भी पढ़ी और कुछ सवालों की प्रैक्टिस करी। तो आज का लेक्चर हम इसमें किसी के अंदर ही कंक्लूड करते हैं। बाकी की चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम और भी सवाल करते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।